Two functions of testes is asked in the male reproductive system. 1 mark question it is. What will be the answer of this question? Are you able to see the sample paper? The sample paper even I shared in your groups also to solve. But I don't know, no one has done this sample paper, I guess. बता सकते हो आप क्वेश्चन का आंसर? वेरी शॉर्ट आंसर्स में सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है टेस्टिस का क्या रोल होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आंसर क्या होगा? कोई भी बच्चा जिसको आता है वो बता सकता है। Unmute yourself and you can tell the answer. Transporting what? Aryan is saying it transports. So testes generates, not transport, because testes तो sperm producing organ है। टेस्टिस में तो स्पर्म बनते हैं, वास डिफरेंस में से जो ट्यूब है वो ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है आसिका, आप बताओ आंसर। अनम्यूट करके आप अपना आंसर बता सकते हो। मैम, टू प्रोड्यूस स्पर्म or to produce hormones? Yes, to produce sperm is one function of testes and to produce male hormone. Which male hormone? What is the name of male hormone that is produced by testes? What is the name of male hormone? ये तो आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, फीमेल हार्मोन और मेल हार्मोन का नेम। मैम टेस्टोरन, दैट वाज हाँ, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, TESTO, टेस्टोस्टेरोन, STERONE। ठीक है, आप उसको तोड़कर याद करोगे टेस्टोस्टेरोन, तब आपको याद हो जाएगा, बोलने में भी आ जाएगा। Question number 3, why it is reuse of material is better than recycling in saving the environment? थर्ड क्वेश्चन भी आपका मैंने ही पढ़ाया है, इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है, नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर है। तो इसमें रीयूज मटेरियल का बेटर क्यों होता है रिसाइकलिंग से, ये क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल किया वही सब लिखना है, ग्रुप में शेयर है, करा है पर्सनल वाले 12th के अलग से ग्रुप है उसमें भी किया। यस, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? रीयूज बेटर कैसे होता है रिसाइकलिंग से? बहुत जनरल क्वेश्चन है ये भी, कौन बताएगा इसको? एनीवन कैन बी टेलिंग द आंसर। मिलन इज राइटिंग द आंसर इन द चैट, इट इज करेक्ट। रिलेटेड टू समवॉट रिलेटेड टू एनर्जी। Asika also is telling me the correct answer. It is saving the energy. Recycling में क्या है? पेपर को ही मान लो रिसाइकल करो तो जो हमने कॉपीज में लिखा होता है वो हमारी कॉपीज भर जाती हैं तो हम उसे दे देते हैं, जो कबाड़ी वाला आता है उसको, तो वो पेपर वाली उस पे जो रिसाइकल करते हैं पेपर उन वालों को बेच देते हैं और वहां पे उनको गलाकर और नया पेपर बनाते हैं। तो उसमें हीट भी लगती है, उसमें कुछ केमिकल भी लगते हैं और पानी लगता है। तो इतनी सारी चीजें जब रिसाइकल के प्रोसेस में लग रही है, एनर्जी लग रही है, गर्म करने में, पानी को उबालने में, पेपर को उबालना पड़ता है, तो उससे अच्छा क्या है रीयूज कर लें। हम अगर किसी चीज को रिसाइकल की जगह रीयूज करेंगे तो हम सब एनर्जी को बचाएंगे। सिलेक्टेड लिस्ट जो एग्जाम मैं भेजूंगी उनको देख देख के करना। तो
तो ये आपको कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 में यही लिखना है आपको। समझ में आया क्वेश्चन? अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप। शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स वाले, ठीक है। शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स वाले में थर्ड क्वेश्चन जो है, टू प्रोटेक्ट द फूड प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट an insecticide was sprayed in small amount but it was detected in high concentration in human beings. How did it happen? क्वेश्चन ये क्वेश्चन थर्ड है 2 मार्क्स वाले में, और ये 2 मार्क्स का है। इसका आंसर क्या होगा? ये प्लांट को बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे करी, थोड़े अमाउंट में स्प्रे करी थी, पर वो ह्यूमन बींग्स तक ज्यादा अमाउंट में पहुंच गई। तो इस प्रोसेस ये कैसे हुआ? हमने तो कम सी इंसेक्टिसाइड स्प्रे करी थी, पर ज्यादा कैसे हो गई? इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को? व्हाट इज इट्स कॉल्ड? हु विल टेल मी द आंसर? इंसेक्टिसाइड जो कम थी वो हायर कैसे हो गई, हाई कॉन्सेंट्रेशन में कैसे हो गई? Yes, what is this process called as? It is called biological magnification. You forget this? Biological magnification is the increased in the amount of the non-biodegradable substances in the food chain. फूड चेन में नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जब बढ़ता जाता है, जैसे कि यहाँ इंसेक्टिसाइड है, वो भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है, तो वो बढ़ता जा रहा है फूड चेन में, और उसके बाद जब हम लोग में आ रहा है, हम लोग ह्यूमन है, उन हम में आ रहा है इंसेक्टिसाइड का लेवल, तो बढ़ा हुआ आ रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ा हुआ आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको कोई एंजाइम ब्रेक नहीं कर पाती हैं, तो ये इकट्ठा होता रहता है। जो भी ऑर्गेनिज्म इनको खाते हैं फूड चेन में, उनमें ये आगे के लेवल्स में क्या होता जाता है, इंक्रीज होता रहता है। इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है इसको। समझ में आया क्वेश्चन नंबर थर्ड 2 मार्क्स वाला? एवरीबॉडी अंडरस्टूड इट कि कैसे होता है और क्या नाम होता है इसका? नाउ 3 मार्क वाले क्वेश्चन पे हम पहुंचे हैं। What is the question? Which question? Fourth. Why do we see different variety of organisms around us? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, कि हम अपने चारों तरफ इतनी वैरायटी कैसे देख पाते हैं? हर ऑर्गेनिज्म की इतनी वैरायटी हमें दिखती है। अगर हमने स्कूल के कैंपस में ही देखे तो हमें ट्रीज में इतनी सारी वैरायटी दिख रही है। कहीं अशोक का पेड़ है, कहीं पर अमरूद का पेड़ है, कहीं पर आम के पेड़ हैं, अलग अलग तरीके के। अगर हम जानवरों में देखें या बर्ड्स में देखें तो हमें अलग अलग तरह की चिड़िया देखने को मिलेंगी। तो इतनी वैरायटी क्यों है? व्हाई डू वी सी डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस? क्या रीजन है इसका? क्या होगा इसका आंसर? 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में 3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 1 मार्क के हो गए तीनों। क्या लिखोगे इसका आंसर? व्हाट यू विल राइट?
You can tell in the chat also. Tell me the answer of fourth question, 3 marks वाले जो हैं, क्या हो सकता है? Why we have variety of organisms around us? Because of ecosystem, not because of ecosystem, because of reproduction and because of the variations they are inheriting. ठीक है, रिप्रोडक्शन के वक्त, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त जो वेरिएशंस ऑर्गेनिज्म के डीएनए में आते हैं, वही रीजन है वैरायटी बनाने का, क्योंकि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के डिफरेंट होते हैं और इसी वजह से उनमें वैरायटी मिलती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइडेंटिकल क्लोन्स होते हैं अपने पेरेंट के, वो बिल्कुल सेम होते हैं, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं उनमें डीएनए चेंज होता रहता है, वेरिएशंस होते रहते हैं, एंड देन उसकी वजह से इतनी डाइवर्सिटी, इतनी वैरायटी बनी है ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही बता रहा है, इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल एंड सेकंड एग्जैक्ट सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। कौन से रिप्रोडक्शन में तो ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होंगे और कौन से रिप्रोडक्शन में कॉपी नहीं होंगे, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे? तो आंसर क्या होगा फोर्थ का? फोर्थ के बी का आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाले का अभी हमने डिस्कस किया है, ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल कौन से रिप्रोडक्शन में होते हैं? शायद ब्रेकफास्ट करने गए हो। यस, पहला वाला ए सेक्सुअल होगा, ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल। तो ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, अभी तक इशू नहीं कराए। ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल ए सेक्सुअल में होता है, क्योंकि वहां पर एक ही पेरेंट है, जहां पर एक ही पेरेंट है वो तो आइडेंटिकल बनना ही है। जो मैंने बताया था क्लोन्स बनते हैं, तो ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल ए सेक्सुअल में होगा और एग्जैक्ट सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट प्रोड्यूस, नॉट लिखा है, नॉट मतलब नहीं होते, तो एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होते सेक्सुअल में, तो ऊपर वाले में तो ए सेक्सुअल आएगा, नीचे वाले में आएगा सेक्सुअल। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डू स्पीशीज ऑफ टू आइसोलेटेड सब पॉपुलेशन बिकम टू डिफरेंट स्पीशीज। अगर कोई सब पॉपुलेशन यानी एक पर्टिकुलर ओरिजिनल पॉपुलेशन दो हिस्सों में बट जाए और तो वो दो स्पीशीज कैसे बन जाती हैं, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अलग कैसे हो जाती हैं? मान लो एक पॉपुलेशन है, वो बहुत दूर दूर तक चली गई, तो वो अलग कैसे हो जाती है? जैसे कि इंडिया है, इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ, पर कुछ ऐसे उस बंटवारे के वक्त कोई और ऐसे लोग होते जो पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से भी और दूर चले जाते, इंडिया के ही कुछ लोग अगर बहुत दूर चले जाते और बीच में हिमालय और बहुत सारी पहाड़ियां ऐसी आ जाती जो वो बिल्कुल यहाँ से कट हो जाती इंडिया से, तो वो और हमारे अंदर बहुत वैरायटी आ जाती कि नहीं आती? हम लोग बिल्कुल अलग अलग तरह से रहने लगते हैं, अलग अलग तरीके, तो यही रीजन होता है। दो स्पीशीज बिल्कुल अलग कैसे बन जाती हैं कि व्हेन दे आर आइसोलेटेड बाय ज्योग्राफिकल बैरियर, जब ज्योग्राफी बीच में उनके एक बैरियर की तरह या बहुत बड़ी दीवार की तरह बन जाती है, ना उधर से कोई इधर आ सकता, ना इधर से कोई उधर जा सकता, और आपस में ही कई सालों तक, कई जनरेशन तक वो कम्युनिटी उधर ही रहती है, हम इधर वाली कम्युनिटी इधर ही रहती है, तो उनमें क्या हो जाती हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हो जाती हैं, उनके फीचर्स में, डीएनए में बहुत वेरिएशन हो जाएंगी,
और वो अलग अलग तरीके के, हालांकि ह्यूमन में तो वो सेम स्पीशीज ही है, ह्यूमन ही है, पर फिर भी उनके फीचर बहुत बदल जाएंगे। बोलते हैं ना, दो अफगानिस्तान वाले और उधर वाले जो लोग हैं, ईरान और उस तरफ के देशों के, वो काफी अलग होते हैं हम लोगों से। पठान बोलते हैं उनको। काफी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे मुस्टंडे टाइप लोग उस तरफ के होते हैं। और इंडिया में सब एवरेज फिगर्स टाइप में मिलते हैं, ज़्यादा ना हाइट है, ना ज़्यादा वेट है, ना ज़्यादा कोई, तो एवरेज फीचर्स के लोग इंडिया में मिलते हैं। तो ये इसीलिए होता है बिकॉज इधर से उधर कोई भी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी जीन का मिक्सिंग नहीं हो रही है। वहाँ के लोग वहीं से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, उसी तरह का रहन सहन है। हमारे लोग हमारी तरह से ही रह रहे हैं, यहीं शादी ब्याह हो रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, मल्टीपल फिजन, इनको डिफाइन करना है। तो कौन बच्चे डिफाइन करेंगे इन्हें? एक एक करके आप में से कोई भी 3 बच्चे इन्हें डिफाइन कर सकते हो। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है ये। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर्स। टेल मी द आंसर्स, चैट में लिख के बताओ, नहीं तो। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, आपको याद है ये? रीजनरेशन, गर्वित बता रहा है, रीजनरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म सेवरल पीसीज में कट होता है और हर कट पार्ट अपना ओरिजिनल फॉर्म रीगेन कर लेता है और उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मान लो प्लेनेरिया का एग्जाम्पल इसमें आता है। तो रीजनरेशन में प्लेनेरिया अगर 3 पार्ट में कट हो जाता है तो वो 3 नए प्लेनेरिया रीजनरेट करा लेता है। ठीक है, बुक में भी आपका यही डायग्राम दे रखा है रीजनरेशन का, प्लेनेरिया का। तो ये आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। ये देखो, ये वॉर्म है, इसके अगर हेड, मिडल पार्ट और टेल अलग अलग हुए तो हेड से भी नया पूरी बॉडी बन जाती है और टेल से भी पूरी बॉडी बन जाती है। तो इसको रीजनरेशन कहते हैं। अब मल्टीपल फिजन, स्पोर फॉर्मेशन में फंगस स्पोर बनाती है। स्पोर फॉर्मेशन इज द, वी कैन से रिप्रोडक्शन थ्रू फंगस। तो स्पोर फॉर्मेशन, पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। अगर फंगस है तो वो भी स्पोर बना सकती है। लोअर प्लांट जैसे ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, ये भी स्पोर फॉर्मेशन कर सकते हैं। In our world today, we've been trained to believe that we live in one state of mind. तो स्पोर फॉर्मेशन में आप देख सकते हो, यहाँ पे बता रखा है। Hello everyone. In the last video, we have seen vegetative propagation in plants, and in this video, we are going to see the spore formation. Now, spore formation is another type of asexual reproduction which occurs in majority of fungi and bacteria. Suppose I take a bread slice and wet it and keep it in a moist place. After some days, I will see that a white cottony mass has developed in it. After some more days, it will turn black. This black mass is commonly called फंगस के स्पोर्स हैं, ब्रेड मोल्ड है ये, ठीक है। तो ये ही आपका स्पोर फॉर्मेशन में आता है। they are not reproductive part of this fungus. You can also see a knob-like structure. So ब्रेड मोल्ड को राइजोपस बोला गया है। ये राइजोपस का व्यू है और इसके बिल्कुल हेड में आपको दिख रहा है स्पोरेंजियम, राउंड हेड है, उसके अंदर स्पोर्स भरे हुए थे। तो फंगस की एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जिसमें फंगस अपने स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनाती है और उन स्पोर and it से is called रिप्रोडक्शन as होती है। sporangium.
It contains minute spores which are responsible for the reproduction. You can see here the Rhizopus fungus with the sporangium and the spores in it. Now what happens when the spore case in which the spores are contained bursts, the spores are released into the air. The spores are spread through the air, and when they land on the food items like wet slice of bread or soil, and the conditions are favorable, by favorable conditions, we mean damp and moist conditions, they germinate and produce new organism on. So जब भी स्पोर्स फिर एक मॉइस्चर वाले एरिया में और नई किसी फूड सरफेस के पास में फॉल करते हैं तो वहां पर वो जर्मिनेट हो जाते हैं और नया फंगस का फिलामेंट ग्रो होने लगता है। तो ये आपका स्पोर फॉर्मेशन है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका मल्टीपल फिजन है। मल्टीपल फिजन कौन बताएगा? मल्टीपल फिजन, हु विल टेल मी मल्टीपल फिजन कौन से ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है? मल्टीपल फिजन इज सीन इन द प्लाज्मोडियम। आपका दिया हुआ है मल्टीपल फिजन एनसीईआरटी में, और ये डायग्राम भी आपको दिख रहा है। पेरेंट है, पेरेंट सेल में न्यूक्लियस जो है काफ़ी मैनी न्यूक्लियाई, मैनी टाइम्स इट इज डिवाइडिंग, स्मॉल न्यूक्लियाई अंदर हैं और बाहर ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग सिस्ट बन गई है। देन सिस्ट जब ब्रेक हुई है तो वो सारे डॉटर सेल्स रिलीज हो गए, उनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म भी इकट्ठा हो गया है और वो नए मल्टीपल वी कैन से सेल्स दे आर फॉर्म्ड। दिस इज मल्टीपल फिजन। एक बार में सेल ब्रेक होने के बाद जब बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स या डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। और जब एक ही बार सेल ब्रेक हो रहा है और सिर्फ 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं तो बाइनरी बोल देते हैं। बाइनरी और मल्टीपल में यही फर्क है कि बाइनरी में डॉटर सेल्स 2 बनते हैं और मल्टीपल में बहुत सारे डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन उसमें मलेरिया के कॉजल ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। मलेरिया जो बीमारी होती है प्लाज्मोडियम से होती है, तो उस वाले प्रोटोजोआ में मल्टीपल फिजन होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? Now, variation is useful for survival of species over time, but the variants have unequal chances of survival. 7th क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है कि वेरिएशन सर्वाइवल के लिए यूजफुल है, पर अनइक्वल चांसेस होते हैं जो भी वेरिएंट्स होते हैं उनके पास सर्वाइवल के लिए। बहुत सारे, जैसे मान लो 50 ऑर्गेनिजम्स हैं, 50 ऑफस्प्रिंग्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म के प्रोड्यूस हुए हैं प्रोडक्शन से, और 50 ऑर्गेनिज्म में 50 अलग तरीके की वेरिएशन है, तो उनमें से हर उन 50 ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चांस है नेचर में सरवाइव करने का। ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो हु विल एक्सप्लेन दिस, हाउ दे आर हैविंग अनइक्वल चांसेस? How you can tell that these organisms are having unequal chances? What reason can you give for this answer? बताओ। चैट में लिखो अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो। You can, although you can unmute yourself and can tell me the answer orally. आप पर बोलना नहीं चाहते हो तो चैट में लिख के बताओ। Ma'am, which question number? Question number 7. Variations is useful in the organism for their survival, but every variant has unequal chances for survival. Question number 7, 3 marks wala. It is on your screen only. Because उनका DNA अलग अलग है, हर ऑर्गेनिज्म का DNA अलग अलग है, तो उनमें अलग अलग प्रोटीन, अलग अलग एंजाइम्स, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, तो इन्वायरमेंट से वो अलग अलग एक्सप्रेशन शो करेंगे। इन्वायरमेंट से उनमें लड़ने की एबिलिटी अलग अलग होगी। ठीक है, यही रीजन है कुछ तो सरवाइव कर लेंगे चेंजिंग इन्वायरमेंट को, कुछ सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, एक एग्जांपल भी एनसीईआरटी में बैक्टीरियाज का, कि कुछ बैक्टीरिया जिनके अंदर थर्मोटॉलरेंट एंजाइम है, वो तो अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो वो उस हाई टेम्परेचर में कोप कर पाएंगे, बाकी बैक्टीरिया मर जाएंगे। वो वाला एग्जांपल आप यहाँ दे सकते हो 7th क्वेश्चन में। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज प्लासेंटा, स्टेट इट्स फंक्शन इन ह्यूमन फीमेल। प्लासेंटा क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है ह्यूमन फीमेल में, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसका क्या आंसर होगा? Who will give me this answer? Question number 8. जब इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अटैच हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो जाइगोट अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी यूट्रस से कनेक्ट होता है, उसके चारों तरफ एम्ब्रियो के चारों तरफ विलाइज बन जाती हैं। जैसे इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं है, वैसे ही उसके चारों तरफ भी विलाइज बन जाती हैं, और वो विलाए यूट्रस लाइनिंग के साथ बिल्कुल क्लोज कनेक्ट हो जाती हैं, जैसे कि दोनों हाथों की उंगलियों को आप अगर मिलाओ। ठीक है, तो इस तरीके से विलाए जो कनेक्ट हो रही है चारों तरफ से, विलाए कनेक्ट होने की वजह से, मान लो एक तरफ आपका ये मेरा हैंड जो है वो एम्ब्रियो का वी कैन से टिश्यू है, और एक तरफ दूसरा हैंड मेरा यूट्रस का लाइनिंग है, तो दोनों की लाइनिंग में इस तरह से कनेक्शन हो जाता है। तो जब दोनों की लाइनिंग ऐसे कनेक्ट हो जाती है तो ये क्लोज कॉम्बिनेशन जो बनता है वो बनता है प्लासेंटा। इसको प्लासेंटा बोलते हैं। पूरे एम्ब्रियो के चारों तरफ ये ऐसे क्लोज कनेक्शन बना रहता है, और इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 6 to 8 मंथ होती है। 6 से 8 महीने तक प्लासेंटा पूरा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे भी रहा होता है, और एम्ब्रियो के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको वापस भी ले रहा होता है। ठीक है, तो इसके बीच में एक कम्युनिकेशन चलता है। प्लासेंटा सरफेस एरिया बढ़ा भी रहा है ताकि उस सरफेस एरिया से एम्ब्रियो का एक्सचेंज हो सके, फीमेल यूट्रस से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सके। ठीक है, तो जब इस तरीके से एक्सचेंज हो रहा होता है दोनों उनके बीच में, मदर के वूम्ब और चाइल्ड के बीच में, तो प्लासेंटा का यही रोल है, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस ऑफ द फीमेल। ठीक है, और प्लासेंटा ये इट इज अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ विलाइज विच आर फाउंड एज ड्यूरिंग द अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टू द यूट्रस लाइनिंग। यूट्रस लाइनिंग में जब एम्ब्रियो अटैचमेंट हुआ है तो जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बना है अराउंड द एम्ब्रियो एंड along with the female reproductive tract, that is known as placenta। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। और एक कोरियोनिक विलाय के थ्रू, एक कनेक्टिंग रॉड के थ्रू वो एम्ब्रियो से जुड़ा भी रहता है। उस कोरियोनिक विलाय में वेन और आर्टरीज होती हैं। वेन्स और आर्टरीज ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर, बेबी को जो फूड प्रोवाइड करते रहते हैं। क्लियर हो गया सबको? प्लासेंटा और उसका फंक्शन क्लियर हो गया? पूरे ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग आंसर टाइप में। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 वायरल डिजीजेस व्हिच कैन बी ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, हाउ कैन ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज बी प्रिवेंटेड। दो ऐसी बीमारियां बतानी है वायरस से होने वाली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडीज है, और ऐसी बीमारियों को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है ये भी है। तो 2.5 ए पार्ट का में मिलेंगे आपको मार्क्स, 2.5 बी पार्ट में मिलेंगे। बी पार्ट बोल रहा है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि एक लड़की की मदर है, तो डॉक्टर से उसने अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाया, तो उसने वो पूछ रही है कि उसकी नेक्स्ट बेबी का सेक्स क्या है। डॉक्टर ने बहुत पोलाइटली उसे मना कर दिया है क्योंकि इससे जेल भी हो सकती है उसको। तो ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट आपको डॉक्टर को काउंसलिंग करते हुए बताना है कि कैसे आपको मदर को काउंसलिंग करना है कि आप बेबी को एक्सेप्ट करो, अबॉर्शन मत कराओ। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा है, तो आप अपने आप को डॉक्टर समझते हुए उसकी मदर से क्या बात कहोगे? ठीक
ठीक है, इस तरह से आपको उनको लिखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, व्हाई इज प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन रॉन्ग, क्यों है? इन्होंने इस बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया है आपको कि सेक्स डिटर्मिनेशन गलत क्यों है। सेकंड, हैड यू बीन इन द प्लेस ऑफ डॉक्टर, अगर आप होते डॉक्टर की जगह तो तुम क्या बताते उसकी मदर को। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सी वैल्यू उस डॉक्टर ने एग्जिबिट करी, विच वैल्यू इज शोन बाय द डॉक्टर हियर। तो इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे? ट्वेल्थ तक है वैसे तो, पर 11 बजे ही डाला था, पर उसमें टाइम टेबल में 12 बजे तक बोला है, 11 से 12 10th का। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये आप आंसर्स करो, और इस वाले पेपर में जो भी क्वेश्चंस आपके बचे हैं वो आप सॉल्व करो, मुझसे पूछो जो भी आपको डाउट है बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में, ठीक है। तो नाउ आई एम एंडिंग द क्लास।